मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपके क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग टॉपर्स नोट्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जो टॉपर्स हैं उनके जो नोट्स हैं उन्हीं से साक्षात आपको पढ़ाने वाले हैं हम। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। पूरा चैप्टर आई विल ट्राई टू फिनिश इन दिस वीडियो ओनली, यानी वन शॉट वाला ये चैप्टर होने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पे अगर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, बिकॉज आगे और भी चैप्टर्स आने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो बच्चे, पहला जो पॉइंट है हमें पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन। इट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यू नो व्हाट इज अ चार्ज? पॉजिटिव होते हैं चार्जेस या नेगेटिव होते हैं, राइट? तो जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनके फ्लो जब वो करते हैं पर यूनिट टाइम, यानी इन 1 सेकेंड व्हेन चार्जेस फ्लो, डिफाइन तो ऐसे ही करते हैं ना, लेकिन वो तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, दैट आई विल टेल यू इन द सब्सिक्वेंट पॉइंट। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो, हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी बच्चे हम रेट वर्ड यूज करते हैं ना, रेट वर्ड का मतलब होता है आप जो भी क्वांटिटी है, जैसे इस केस में चार्जेस है, उसको आप टाइम से डिवाइड कर दो। दिस इंप्लाइज करंट का फॉर्मूला क्या बन गया? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड करंट। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। करंट को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? आई सिंबल से बच्चे। चार्ज को कौन से करते हैं? क्यू से। और टाइम को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल टी से। सो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। ठीक है, अब एसआई यूनिट्स पे चर्चा कर लेते हैं बच्चे। जो चार्ज होता है उसका एसआई यूनिट होता है कूलॉम्ब। कूलॉम्ब, COULOMB। ठीक है, टाइम का तो हमें बचपन से रटा रटाया है, सेकेंड। और जब यहाँ पे कूलम आएगा, यहाँ पे सेकंड आएगा, तो ये क्या बन जाता है? इट इज इक्वल टू एम्पियर। यानी जो करंट होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर्स होता है बच्चे। कूलम्ब को हम C लेटर से शो करते हैं, सेकेंड्स को तो SC करते हैं, और एम्पियर्स को A से करते हैं। जैसे मीटर्स को स्मॉल m से करते हैं ना, वैसे ये लेटर्स हैं जिनसे ये यूनिट्स एक्सप्रेस किए जाते हैं। अब डेफिनेशन आती है 1 एम्पियर की। व्हेन डू यू से दैट द करंट इज 1 एम्पियर? कुछ नहीं जी, आप डेफिनेशन फॉर्मूला देख के बना सकते हो। देखो फॉर्मूला क्या है करंट का? I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आपको चाहिए कि करंट 1 एम्पियर हो जाए। यहाँ पे 1 कब होगा? जब यहाँ पे न्यूमरेटर 1 होगा, डिनोमिनेटर भी 1 होगा, और ऐसी डेफिनेशन बन जाती है, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। वेरी इजी इट इज। ओके, चलिए अब थोड़े से और यूनिट्स हमें देखने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में हो सकता है आपको कोई भी यूनिट दे दिया जाए। तो सबसे पहले यूनिट तो ये रहा, काफी सिंपल सा, मिली एम्पियर। व्हाट इज मिली एम्पियर? 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर्स। ये वैसे सही हिसाब हो गया जैसे हम वो नहीं कहते मिलीमीटर्स। तो मिलीमीटर्स को आप कन्वर्ट कैसे करते हो मीटर्स में? आप डिवाइड करते हो ना थाउजेंड्स को, थाउजेंड से। ऐसे ही आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए कि करंट इज लेटर से 10 मिली एम्पियर्स, देखो मिली एम्पियर्स को ऐसे शो करते हैं, स्मॉल m और कैपिटल A, मिली एम्पियर्स। तो आप मिली एम्पियर्स को एम्पियर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? आप डिवाइड कर दोगे थाउजेंड से। ठीक है, अच्छा एक और यूनिट होता है माइक्रो। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रो एम्पियर? माइक्रो एम्पियर को हम ऐसे इस साइन से डिनोट करते हैं, ये साइन होता है म्यू, इसको कहते हैं हम म्यू। देखो आपके लिए लिखा भी है म्यू। म्यू मीन्स माइक्रो, और एम्पियर्स तो एम्पियर्स ही है अपना। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 रेज टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हो, या आप ये भी कह सकते हो आप 10 रेज टू द पावर 6 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिली के लिए आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो, माइक्रो के लिए आप 10 की पावर 6, यानी कितने जीरोज हो गए? 6 जीरोज हो गए। ऐसे 1 0 0 0 0 0 0 इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? नंबर 1 इज द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता, एक ही डायरेक्शन रहती है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड रहता है। और डायरेक्ट करंट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, क्लॉक्स में, बैटरीज में, जो ये सब उन पे ऑपरेट करती हैं। और दूसरा टाइप का करंट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट कहाँ पे हमें दिखाई देती है? हाउस होल्ड सप्लाई के अंदर। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है टाइम के साथ, तो ये इस टाइप का करंट है। मतलब ये करंट फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन डायरेक्ट करंट कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होता, उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फिक्स्ड रहता है।
अब अगर मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, सो व्हाट इज द डायरेक्शन दैट वी फॉलो। तो जो डायरेक्शन हम फॉलो करते हैं उसको कहते हैं हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दैट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। बच्चे हमेशा ये डायरेक्शन आपने फॉलो करनी है। हालांकि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बच्चे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक। लेकिन हम इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट लेते हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, और इसी डायरेक्शन को कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, -1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻19 कूलॉम्ब, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक्स। अच्छा हाँ, मैं आपको एक और फॉर्मूला बताना चाहता हूँ यहीं पे, उस टॉपर ने लिखा नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो Q है ना, आप Q की जगह एक टर्म रिप्लेस करते हो n मल्टीप्लाइड बाय E, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। आप ऐसा कर सकते हो बच्चे, आप ऐसा कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय E डिवाइडेड बाय T। समझ में आ गया, आप ऐसे कर सकते हो न्यूमेरिकल्स जब भी ऐसा हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे। खैर, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट पूछा जाए, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल डेफिनेशन, आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो एक बैटरी शो कर दो, एक बल्ब शो कर दो, एक क्लोज्ड स्विच शो कर दो। यू नो दिस इज द क्लोज्ड स्विच। अगर एक बीच में आप डॉट लगा देते हो ना, दो ब्रैकेट्स के बीच में, तो वो एक क्लोज्ड स्विच कहलाता है, यानी करंट अभी इसमें से फ्लो हो रहा है और बल्ब ग्लो कर रहा है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। अब बात करते हैं एम्प मीटर के बारे में। व्हाट इज एम्प मीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, कितना करंट फ्लो कर रहा है एक सर्किट के अंदर, वो ये डिवाइस बता देता है। मतलब इतने एम्पियर्स, 5 एम्पियर्स फ्लो कर रहा है या 10 कर रहा है या कितने मिली एम्पियर्स, वो ये डिवाइस बताता है। ठीक है, और इसको ज्वाइन कैसे करते हैं, इट इज ऑलवेज जॉइंड इन सीरीज इन अ सर्किट। हमेशा ये सीरीज में जो भी कंपोनेंट्स है सर्किट में उनके हमेशा सीरीज में ही ज्वाइन किया जाता है। यू शुड रिमेंबर दैट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, उसी ने बच्चे ने, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू फिलामेंट ऑफ अ बल्ब थ्रू विच करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स इज पास्ड फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पे 1.5 एम्पियर्स, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो करंट की जगह 1.5 आप लिख दीजिए, टाइम की जगह आप 10 लिखोगे या मिनट्स को कन्वर्ट करोगे सेकेंड्स में। बिल्कुल, आपको ऐसा यूनिट्स में लेके आना है सब चीज़ों को। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स। तो आप 10 मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करोगे सेकेंड्स में, यू विल मल्टीप्लाइड बाय 60। ये रिमेंबर, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, मतलब बच्चा भूल सकता है करना। और फिर फाइनली आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे, चार्ज भी अपने ऐसा यूनिट में आएगा, दैट इज कूलॉम्ब। इस केस में आंसर इज 900 कूलॉम्ब। ओके, अब है इन द अबव गिवन क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द सर्किट। आपको बताने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं सर्किट के अंदर। वही मैंने जो फॉर्मूला नहीं बताया था, दैट चार्ज दैट इज Q कैन बी रिटन बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय E, यानी आप 900 को कह सकते हो 900 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय E, वेयर E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप वही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 900 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चे वोल्टेज भी कहा जाता है। हाउ इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू सेंड द चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम चार्ज को लेकर जाते हैं, उस पर जितना काम किया जाता है, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक कूलम चार्ज पे जितना काम किया जाता है, टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। सीधा डेफिनेशन आती है बोर्ड्स में, राइट द डेफिनेशन, तो आप लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूला आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, वोल्टेज, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को ना हम V साइन से, V लेटर से डिनोट करते हैं, वर्क डन को हम W से करते हैं डिनोट, और चार्ज तो मैंने आपको पहले बताया, ये हम Q लेटर से डिनोट करते हैं, और ये इससे हमें फॉर्मूला मिल जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय Q,
दैट इज चार्ज। अब ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? वर्क डन का तो हम सभी को पता है जूल्स होता है, क्यू का भी आपने सीखा है कूलम्ब होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसे यूनिट क्या बन जाता है? वोल्ट। वोल्ट होता है बच्चे, वोल्ट। देखो वोल्टेज से आप याद रखो वोल्ट, वी कैपिटल वी से आप शो करते हो। अब आपसे क्वेश्चन वही पूछा जाता है, डिफाइन वन वोल्ट, व्हेन विल यू से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट? आप हर जगह 1 1 लिख दीजिए। सो आप कैसे लिखोगे? वोल्टेज इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो सोर्सेज हैं विच प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर 1 इज सेल से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है, बैटरी से मिल सकता है, बैटरी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। जनरेटर्स से मिल सकता है, हाउस होल्ड सप्लाई, इन्वर्टर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं सर्किट डायग्राम। व्हाट इज सर्किट डायग्राम? इट शोज द कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बाय यूजिंग देयर सिंबल्स और इन देयर सिंबॉलिक फॉर्म। जब आप डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को ज्वाइन करते हो यूजिंग वायर्स, तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट को कहते हैं हम सर्किट डायग्राम। अब हम बात करते हैं ओहम्स लॉ की। बच्चे व्हाट इज ओहम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर फिक्स है, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस, तो हिलेगा नहीं, टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए। फिर वो कह रहा है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन जो करंट फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर के थ्रू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। यानी जैसे जैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस वो बढ़ेगा, वैसे वैसे जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के थ्रू वो भी बढ़ेगा। यानी वोल्टेज या कहो पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने बताया ना वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही चीज है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, या आप कह सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालना पड़ता है, जो कि इस केस में होता है कैपिटल R। नाउ व्हाट इज दिस R? दिस R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, दिस R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया V/I। यहाँ पे बच्चे ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, आप यहाँ से देखिए V इज इक्वल्स टू IR। ये फॉर्मूला आपके हार्ट पे लिख जाना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला बच्चे। V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। ओके, तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू V, या I को नीचे ले जाओ, डिवाइडेड बाय I। ये गलत है, ये वाला गलत है एक्सप्रेशन, ये नहीं होना चाहिए, V/I होना चाहिए, V/I। प्लीज थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लेना। अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम फॉर ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के लिए कौन सा सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं बच्चे? ये वाला। देखो यहाँ पे हमने एक बैटरी बनाई है, यानी 2 और मोर सेल्स। यहाँ पे 2 सेल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा। तो 2 सेल्स की ये बैटरी है। और फिर यहाँ पे हमने वायर बनाई, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर बनाया। देखो रेजिस्टर्स को ऐसे जिगजैग लाइन से शो करते हैं हम। फिर हमने वोल्ट मीटर बनाया। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैंने बताया ना, जो करंट होता है उसको किससे मेजर करते हो? एम्प मीटर से। सिमिलरली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना उसको आप किससे मेजर करते हो? एक वोल्ट मीटर, एक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर, उससे मेजर करते हो बच्चे। और वोल्ट मीटर को आप हमेशा कहाँ पे लगाते हो? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टर। मतलब जो भी रेजिस्टर जिसके 2 पॉइंट्स के अक्रॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो उसके अक्रॉस पैरेलल में आप वोल्ट मीटर को लगा दीजिए। और यदि आप करंट पता करना चाहते हो तो एम मीटर को तो हमेशा मैंने कहा सीरीज में आप कनेक्ट करते हो, यानी वोल्ट मीटर को हमेशा आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है, एम मीटर को आपने हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर भी लगा दिया। ओके, और देखो वोल्ट मीटर की ये वाली साइड जो पॉजिटिव बैटरी से कनेक्टेड थी वो पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव साइड से कनेक्टेड थी वो नेगेटिव है। सिमिलरली एम मीटर के साथ भी ऐसा ही है। एम मीटर की जो साइड पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है वहाँ पे आप प्लस लिख दोगे, और जो साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है वो आप नेगेटिव यहाँ पे थोड़ा सा लिख दोगे, ताकि आपको पता लगे पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। स्विच बना दोगे क्लोज्ड। अब हम देखते हैं ग्राफ फॉर ओहम्स लॉ।
जब भी हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, देखो मैंने करंट को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, यू नो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वोल्टेज को मैंने वाई एक्सिस पे लिया है, तो हमेशा मुझे एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन विच इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ तो आप देख सकते हो थोड़ी गड़बड़ की है बच्चे ने, बट यहाँ पे ओरिजिन से है, बिकॉज टॉपर्स जल्दी जल्दी बना रहे हैं अपने लेक्चर्स, अपने नोट्स, दैट्स वाई आई थिंक। तो ओरिजिन से आपने ये पास करवानी है लाइन, और ऐसी लाइन आएगी, एंड दिस लाइन shows that the voltage is directly proportional to the current। और इस ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो, वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हो, आई। तो जब आप निकालोगे स्लोप तो क्या आ जाएगी, v बाय आई, और v बाय आई तो हमने पढ़ा है क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, दैट इज रेजिस्टेंस। ओहम्स लॉ भूल गए, ओहम्स लॉ में यही तो पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू आई आर, या मैं कहूँ r इज इक्वल्स टू v बाय आई। सिंबल्स को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो ना फॉर्मूला में, तो वही है। तो स्लोप ऑफ वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ ऑलवेज गिव्स अस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन और द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन कंडक्टर। हर कंडक्टर की रेजिस्टेंस अलग अलग होती है, ठीक है। एंड अगर आपको थोड़ा फिजिक्स के वे में डिफाइन करना है तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एज द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। वही जो होम्स लॉ का फॉर्मूला है वैसे से ही हमने डिफाइन कर दिया, आज तक हर चीज़ तो ऐसे ही डिफाइन करता रहे फॉर्मूला से ही। द वोल्टेज, द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओके। अब ऐसा यूनिट कैसे लिखेंगे, देखो वोल्टेज का तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले क्या होता है, वोल्ट। करंट का भी बताया हुआ है मैंने आपको, एम्पियर। और फिर रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का भी ये आपके लिए नया है, ओहम, OHM, ओहम। और ओहम को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, जैसे वोल्ट को हम कैपिटल V लेटर से दिखाते हैं ना, एम्पियर को हम कैपिटल A लेटर से दिखाते हैं, ऐसी ओहम को हम इस वाले लेटर से दिखाते हैं। अब वही बात है, डिफाइन करो, व्हेन रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओहम, when 1 volt of potential difference is applied across the two ends of the conductor and 1 ampere of current flows through the conductor, then the resistance is said to be 1 ohm। फॉर्मूला से ही डिफाइन करना आना चाहिए, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हालांकि फॉर्मूला में अगर हम देखें रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V बाय आई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, देखो बच्चे ने स्टार मार्क भी किया हुआ है, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड आई, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी अगर जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगी, या आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगी, लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। रेजिस्टेंस कभी भी वोल्टेज के घटने बढ़ने या करंट के घटने बढ़ने से नहीं इफेक्ट होती, रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। भाई फिर कुछ तो फैक्टर्स होंगे ना जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, जी हाँ बिल्कुल हैं वो फैक्टर्स, चलिए पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी जितनी बड़ी लेंथ होगी ना कंडक्टर की उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी कंडक्टर की, ठीक है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी फॉर एग्जाम्पल आपका एक जो कंडक्टर है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ पाइप, तो जो पाइप का वो जो सर्कुलर एंड है उसका जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतनी रेजिस्टेंस उस पाइप की कम हो जाएगी। यही तो मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शन का। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कम हो जाएगी। बात समझ में आई। दोनों फैक्टर्स को हमने इकट्ठे लिख दिया, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया। इस केस में वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, अपनी फॉर्मूला लिस्ट में लिख लीजिए। ओहम्स लॉ के बाद हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा, आर यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। और यहाँ पे रो क्या है, इसको बच्चे कहते हैं रो, RHO, रो, ओके। इसको ऐसे बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं रो। और दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके।
अच्छा, अब बात करते हैं। अब यहाँ पे पता नहीं बच्चे ने थोड़ा गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी आना चाहिए। रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रेजिस्टिविटी। बच्चे, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द नेचर। उसके अलावा कोई फैक्टर पर रेजिस्टिविटी, जैसे तो देखो रेजिस्टेंस तो लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे भी डिपेंड करती है ना भाई। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो ना लेंथ पे, ना एरिया पे, ना वोल्टेज पे, ना करंट पे, किसी पे नहीं। सिर्फ जो मटेरियल है ना जिसकी रेजिस्टिविटी है उसका क्या नेचर है मटेरियल का, और टेम्परेचर क्या है, सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। क्या आप सभी को बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा। अब रेजिस्टिविटी को ना आप वैसे डिफाइन कर सकते हो, वही वन वन डाल के। आप कैसे डिफाइन करते हो? इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। आप मुझे बताओ, रेजिस्टिविटी को हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा घुमा फिरा के हम रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखे तो ऐसा आएगा, आर मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय एल। खुद ट्राई करो। तो हम कह रहे हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, यहाँ देखो कर्सर की तरफ, रेजिस्टेंस ऑफ a conductor whose क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 एंड लेंथ इज 1। जब ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो देखो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की इक्वल नहीं आ जाएगी। ऐसी हमने डेफिनेशन बना दी 1 1 पुट करके। बात समझ में आई? और यही मैं आपको बता रहा हूँ पहले से, रेजिस्टिविटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल, नॉट ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉट ऑन लेंथ। ओके, अब ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का? रेजिस्टेंस का तो हमने पढ़ा ओहम होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी का बच्चे यूनिट पता क्या होता है? ओहम मीटर। एक मीटर भी मल्टीप्लाई हो जाता है इस ओहम के साथ। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं? देखो ऐसे कनेक्ट करते हैं, व्हेन दे आर जॉइंड एंड टू एंड, दे आर जॉइंड एंड टू एंड। देखो ऐसे, यानी ये जो पहला रेजिस्टर है उसको मैं R1 कह रहा हूँ, दूसरा रेजिस्टर R2, तीसरा रेजिस्टर R3, ये तीनों रेजिस्टर्स इन सीरीज जॉइंड हैं। ठीक है, अब ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है? ये डेरिवेशन ना कभी कभी आपको पूछ लेते हैं कि ड्रॉ अ सूटेबल डायग्राम एंड डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस फॉर थ्री रेजिस्टर्स और 2 रेजिस्टर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, प्लीज ध्यान से देखो। कंसिडर 3 रेजिस्टर्स जॉइंड इन सीरीज। लेट अस से ये R1 R2 R3 आर द 3 रेजिस्टर्स विच आर जॉइंड इन सीरीज। इन सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको अभी बता रहा हूँ, करंट रिमेन्स द सेम बट द वोल्टेज इज डिवाइडेड। देखो इस बैटरी से करंट निकला, शू, देखो इस R1 से भी सेम करंट फ्लो किया, फिर R2 से भी सेम ही करंट, फिर R3 से भी सेम करंट, एंड फाइनली ये करंट इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। यानी करंट हमेशा सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। यानी ये जो वोल्टेज है ना, टोटल वोल्टेज ऑफ द सेल, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बिकॉज 3 रेजिस्टर्स हैं। हर एक रेजिस्टर्स की कुछ अपनी वोल्टेज होगी। लेट अस से R1 रेजिस्टर की V1 है, R2 रेजिस्टर की V2 है, R3 रेजिस्टर की V3 है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, अब इसके डेरिवेशन के लिए हम क्या लिखेंगे? टोटल वोल्टेज ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई द टॉपर हैजंट रिटन, बट आप लिखोगे बाय ओहम्स लॉ। V को आप क्या लिखोगे? I इंटू आर। V1 को क्या लिखोगे? I इंटू R1। V2 को क्या लिखोगे? I इंटू R2। V3 को क्या लिखोगे? I इंटू R3। आप ध्यान से देखो, मैं I V1 के लिए I1 नहीं लिख रहा, I ही लिख रहा हूँ, बिकॉज इन तीनों रेजिस्टर्स में I करंट ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाले रेजिस्टर की जो वोल्टेज है, इसका V1 का मतलब ये वोल्टेज इस रेजिस्टर के दो एंड्स के क्रॉस है। V2 का मतलब ये सिर्फ इसी रेजिस्टर के दो एंड्स के क्रॉस है, ये वाली वोल्टेज V2। ठीक है, तो V1 को क्या लिखोगे? V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल्स टू I इंटू R3।
वो वही अपना ओहम्स लॉ। और यहाँ पे आप लिखोगे आई इंटू आर, आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ से आई कॉमन ले लीजिए, आई कट जाएगा और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। जब तीन रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या फॉर्मूला में मिल रहा है, आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आई। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लो। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है, तीनों रेजिस्टर्स के जो एंड पॉइंट है ना वो सेम है। देखो इस रेजिस्टर के एंड पॉइंट क्या है, ये और ये। अब इस रेजिस्टर के एंड पॉइंट क्या है, ये और ये। इस रेजिस्टर के एंड पॉइंट क्या है, ये और ये। जब ऐसा कोई सिनेरियो हो ना, इस केस में हम कह सकते हैं कि तीन रेजिस्टर्स को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में बच्चे वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। देखो इस बैटरी से करंट निकला शू, और फिर यहाँ अब उसके बाद तीन डायरेक्शंस है, करंट तो यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, तीन तीन वायर्स हैं। कहाँ पे जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ से निकल जाएगा, कुछ करंट यहाँ से निकल जाएगा। लेट अस से R1 रेजिस्टर में से I1 करंट जा रहा है, R2 में से I2 जा रहा है, R3 में से I3 जा रहा है। तो हम यहाँ सीरीज में हमने क्या लिखा था, टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल करंट इज इक्वल्स टू द ब्रांच 1 करंट, ब्रांच 2 करंट एंड ब्रांच 3 करंट। दैट इज जो पहली ब्रांच में फ्लो कर रहा है I1, दूसरी में I2, तीसरी में I3, उनका सम, ठीक है। ओहम्स लॉ से आप क्या लिख सकते हो, आई को लिख सकते हो V बाय आर। आप देखना आई को आप V बाय आर लिख सकते हो। आप I1 को क्या लिखोगे, V बाय R1, I2 को V बाय R2, I3 को V बाय R3। यहाँ पे मैं V क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज वोल्टेज मैंने अभी बताया ना सेम रहती है। फिर चाहे वो R1 के दो एंड्स के क्रॉस वाली वोल्टेज हो, R2 के दो एंड्स वाली, देखो ना तीनों रेजिस्टर्स के एंड्स सेम है। जब एंड्स ही सेम है तो वोल्टेज भी तो सेम ही रहेगी ना इन तीनों रेजिस्टर के एंड पॉइंट्स के क्रॉस। तो R1 के क्रॉस भी V है, R2 के क्रॉस भी V है, R3 के क्रॉस भी V है। इस बात समझ में आई। वोल्टेज को आप कॉमन लेके ऐसे कैंसिल कर दीजिए और आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, 1 बाय R, दिस R इज equivalent resistance is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This formula is when resistors are connected in parallel। और जो ये वाला फॉर्मूला था R equivalent यानी equivalent resistance is equals to R1 plus R2 plus R3, ये तब था जब आप resistors को सीरीज में कनेक्ट करते हो। ओके थोड़े से अब देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। अब बताना ये कॉम्बिनेशन कैसा आपको दिखाई दे रहा है सीरीज का। तो सीरीज में सिंपली आप ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस को ऐड करके लिख दोगे, यानी 9 + 7 16 ओहम, ठीक है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको आप कैसे लिखोगे, 1 बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यानी 1 बाय 7 प्लस 1 बाय 9। आप इसको सॉल्व करो, लेकिन अब ये 16 बाय 63 आंसर नहीं है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1 बाय आर। अगर आपको ये आर निकालना है तो आपको दोनों साइड्स उल्टे करने पड़ेंगे। सो आर कम्स आउट टू बी 63/16। यहीं पे बच्चे गड़बड़ खा जाते हैं। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये इन्होंने ना शॉर्टकट फॉर्मूला वैसे तो बना दिया है कि अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो ना तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मतलब आपको इतना ये जो झमघट है ना 1 बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये करने की जरूरत ही नहीं। आप सीधा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दो रेजिस्टर्स का तो जो पैरेलल में कनेक्टेड है इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। समझ में आई। अच्छा अब वैसे तीन रेजिस्टर्स का याद करने की जरूरत है नहीं, अगर कर सकते हो तो बढ़िया है। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है। ये आप सिंपल इस फॉर्मूला से निकाल दो जो भी आपने ऊपर सीखा है, 1 बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके तो ये कुछ ऐसी फॉर्मूला वगैरह है, आप प्लीज़ देख सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, पॉज करके आप कर लीजिए, प्रैक्टिस देख लीजिए आपका आंसर आ रहा है या नहीं। अब फाइनली हम एंड आ गए हैं चैप्टर के, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर बच्चे, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने के रेट को कहते हैं पावर। अब मैंने बताया जब भी रेट होता है मतलब आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, यानी पावर इज इक्वल्स टू W/T, ठीक है।
बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हमें पता है जो W होता है, सॉरी जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू W/Q। अरे पहले बताया नहीं डेफिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W/Q इज V, राइट। तो आप इस W की जगह क्या लिख सकते हो, V मल्टीप्लाइड बाय Q, इस Q को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये W की जगह आप लिख सकते हो, और ये वाला W आप यहाँ पे लिख दीजिए जो पावर के एक्सप्रेशन में है, यानी पावर का एक्सप्रेशन बन जाएगा V इंटू Q, और टाइम तो नीचे पहले से था, और हम सभी को पता है चार्ज अपॉन टाइम क्या कहलाता है, करंट। यानी अब ये जो पावर की नया फॉर्मूला आ गया है, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, पावर इज इक्वल्स टू वी आई। अब आप ओहम्स लॉ के अलग अलग तरीकों से अलग अलग इसमें खिलवाड़ कर सकते हो। जैसे पावर को आप लिख सकते हो वी की जगह आप लिख दीजिए आई आर, तो आई आर मल्टीप्लाइड बाय आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक और नया फॉर्मूला आ गया, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। सिमिलरली आप करंट की जगह अगर लिख दो V बाय आर, और यहाँ पे जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा पावर इज इक्वल्स टू वी आई, यहाँ पे आई की जगह अगर आप V बाय आर लिख दो तो आपको एक और नया फॉर्मूला मिल जाएगा पावर का, V स्क्वायर बाय आर। तो तीन फॉर्मूलाज हो गए पावर के, वी आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाय आर, ये आपकी फॉर्मूला लिस्ट में होना चाहिए। ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का, ऐसा यूनिट होता है बच्चे वॉट, वॉट WA और W लेटर से हम इसको शो करते हैं। व्हेन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट ड्यू टू 1 वोल्टेज, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई, वही इसी फॉर्मूला से वोल्टेज को आप 1 वोल्ट कर दो, करंट को आप 1 एम्पियर कर दो, तो पावर ऑटोमेटिकली 1 वॉट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, अ बल्ब ऑफ 100 वॉट इज यूज्ड एट अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट्स, फाइंड द करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। वेरी इजी, आप पावर का फॉर्मूला लगाइए, पावर इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय आई। पावर की जगह आप 100 लिख दीजिए, करंट की जगह आप क्या लिख, करंट तो हमें पता करना है, वोल्टेज हमें दी गई है 200, एक बार हमें करंट पता लग गया, उसके बाद आप पावर का एक और फॉर्मूला यूज कीजिए, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। करंट हमें पता लग गया, पावर पहले से क्वेश्चन में दी गई थी, क्या हम रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमने पावर के दो तरह के फॉर्मूला यूज किए न्यूमेरिकल में, पावर इज इक्वल्स टू वी आई पहला फॉर्मूला, दूसरा हमने कौन सा यूज किया, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। बात समझ में आई बच्चों। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ 40 वॉट बल्ब एंड 100 वॉट बल्ब व्हेन यूज्ड एट 200 वोल्ट्स, ऑल्सो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू देम। हमें ये भी बताना है कि उनमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले 40 वॉट बल्ब के लिए देखो, ठीक है, जब 40 वॉट बल्ब को 200 वोल्ट में हमने ऑपरेट किया तो हम उसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल। पावर का आपने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर। आपको वोल्टेज पता है, आपको पावर पता है, कि आप रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। आपने रेजिस्टेंस निकाल ली उस 40 वॉट बल्ब की, 1000 आ गई कैलकुलेट करने पे, ठीक है। फिर आप पावर का एक और फॉर्मूला लगाओ, V मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है। तो आप यहां से करंट निकाल सकते हो। अब आपको पावर पता है, आपको वोल्टेज पता है, आप ऐसे करंट भी निकाल सकते हो। सिमिलरली 100 वोल्ट के लिए अलग कैलकुलेशंस होगी, ये नहीं कि 40 वोल्ट की 100 वोल्ट की सेम कैलकुलेशंस होगी, हाँ फॉर्मूला सेम यूज होगा। जैसे 100 वोल्ट में भी सेम ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, V स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे वोल्टेज तो उन्होंने कहा दोनों को आप 200 वोल्ट पे ही ऑपरेट कर रहे हो, तो वोल्टेज तो सेम ही रखोगे, लेकिन जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है वो सॉरी जो पावर है यहाँ पे कितनी हो जाएगी 100। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 100 वोल्ट वॉट की जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओहम आएगी। बात समझ में आई। तो पावर का वापस से फॉर्मूला जब आप लगाओगे, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, तो वहीं से आपको निकल आएगा करंट की भी वैल्यू 1/2 एम्पियर, ठीक है। तो आप ऐसे दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि किस वाले वॉट के बल्ब में कितनी ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें, डेफिनेटली जिसकी पावर ज़्यादा थी 100 वॉट, उसमें देखो 0.5 करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जिसकी पावर कम थी यानी 40 वोल्ट वाले की, उसमें करंट भी देखो कितना कम फ्लो हो सकता है, सिर्फ 0.2 एम्पियर, है ना।
चलो अब ये देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। फाइंड द पावर ऑफ 100 वोट टू 20 वोल्ट बल्ब। पता है जब भी बल्ब्स होते हैं ना उनके, उनको ऐसी मार्केट में बिकते हैं वो, उनकी कुछ पावर लिखी होती है पैकेट के ऊपर और उनके वोल्टेज जिस पे वो ऑपरेट करते होते हैं वो लिखा होता है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि व्हेन इट इज़ यूज्ड एट 110 वोल्ट्स, यानी आपको तब पावर बतानी है क्या होगी जब इस वाले बल्ब को आप 110 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे। ठीक है, तब क्या होगा? तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे पावर का? पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो हम रेजिस्टेंस पहले तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो जो आपको पहले इंफॉर्मेशन दी गई है इससे। 100 वॉट दिया है, 220 वोल्ट दिया है, बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए पॉइंट लिखा हुआ है। करंट, जो टॉपर है उसने लिखा है करंट चेंजेस विद वी बट आर डज नॉट। रेजिस्टेंस नहीं चेंज होती है लेकिन करंट चेंज हो सकता है वोल्टेज के साथ, इसलिए रेजिस्टेंस तो आप उसी से कैलकुलेट करोगे जो ओरिजिनल बल्ब की मार्किंग्स दी गई है जिससे वो मार्केट में मिल रहा है। तो पावर का फॉर्मूला यूज़ करके आप रेजिस्टेंस इसे कैलकुलेट कर लोगे, वोल्टेज को 220 रखोगे, पावर को 100 रखोगे और ऐसे आपको मिल जाएगी रेजिस्टेंस। अब आप वोल्टेज चेंज कर सकते हो, रेजिस्टेंस उतनी रहेगी जितनी पहले थी, फिर चाहे वो 220 वोल्ट वाले बल्ब की हो या 110 वोल्ट वाले बल्ब की हो, रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलेगी। लेकिन पावर बदल जाएगी क्योंकि वोल्टेज बदल रही है। अब 110 हो गई तो वही सेम फॉर्मूला आप वापस से अप्लाई करोगे और आपको मिल जाएगी पावर 25 वॉट। ऐसे आप निकाल सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। एंड वर्क को हम एनर्जी के बराबर भी लिख सकते हैं। आपको ये पता है ना, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यानी पावर का फॉर्मूला हो गया एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर इंटू टाइम। यही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? जूल्स होता है। जो वर्क का ऐसा यूनिट होता है ना जूल्स, वही एनर्जी का भी होता है जूल्स। ठीक है, चलो अभी बिगर यूनिट की हम एक बात करते हैं, किलो वॉट आर। यू नो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी अगर आपसे पेपर में पूछा जाए सो इट इज कॉल्ड किलो वॉट आर। किलो वॉट आर। अब इसको अगर हमें जूल्स में कन्वर्ट करना है तो इट्स वेरी सिंपल। किलो वॉट का मतलब क्या हो गया? किलो वॉट का मतलब हो गया 1000 और आर का मतलब क्या हो गया? 3600। 3600 सेकेंड्स, राइट। 1 hour इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वॉट इंटू सेकेंड को आप जूल्स लिख सकते हो और ये टर्म आ जाएगी, यानी 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू, ये आप लर्न कर ले तो बेहतर है, 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी अलग अलग फॉर्मूला आ सकते हैं आपके पास। अभी तो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा ना, पावर इनटू टाइम इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर की जगह रखी जाओ जो अलग अलग फॉर्म्स आपने पढ़ी हैं, वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, और टाइम से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको 3 फॉर्मूला मिल जाएंगे। सो बेसिकली आपको पावर का अगर पता होना तो हम एनर्जी का भी टाइम से मल्टीप्लाई कर करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट बच्चे एक कंडक्टर या कोई एक वायर में से फ्लो करता है ना, तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है एंड दिस हीट इज गिवन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, यही वो फॉर्मूला है एंड द फॉर्मूला इज H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, ये करेक्ट फॉर्मूला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। वो बाद में तो बच्चों ने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैनिपुलेशंस की हुई हैं, जो जो क्वांटिटीज़ आपको क्वेश्चंस में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ओहम्स लॉ लगा लगा के अलग अलग फॉर्म्स लिख दिए हैं। लेकिन एक्चुअली में जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ना, दैट इज H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर